हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज हम करने वाले हैं एयर पॉल्यूशन चैप्टर को वन शॉट के अंदर खत्म। छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं वो आपने कहीं ना कहीं अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। आज इस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली ये कहूंगी कि सारी थ्योरी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो जो पॉइंटर्स आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, प्लीज़ आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे कि इस वाले सेशन में से शॉर्ट नोट्स निकाल लेंगे, खुद से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। इसके पूरा की पूरा थ्योरी पैराग्राफ डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो जो टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे के सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एयर पॉल्यूशन टॉपिक टू बी कवर्ड में, जैसे कि मैंने आपको बताया, वन शॉट में हम सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर को, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करने वाले हैं। यानी कि ऑल कॉन्सेप्ट्स विल बी कवर्ड। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से हमारा क्या मतलब होता है जानते हैं। आप सभी को पता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग में कुछ ऐसे अनडिजायरेबल चेंजेस जो होते हैं जिनका अफेक्ट हमारे प्लांट्स के ऊपर, प्लांट की लाइफ के ऊपर, एनिमल की लाइफ के ऊपर, है ना, खराब हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो उन चेंजेस को भी हमने क्या बोला है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहा है। क्या सभी को क्लियर हो गया? अनडिजायरेबल चेंज, ये शब्द आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि किन किन चीज़ों से पॉल्यूशन होता है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, तो उनके बारे में हम एक बार डिस्कशन करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे टॉक्सिक एंड अदरवाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट हैव एन अनडिजायरेबल इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट के ऊपर जिनका थोड़ा सा अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल, खराब इफेक्ट जिनका होता है ना, उन सारे के सारे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, की उनका कहाँ से ओरिजिन हुआ है, हम यहाँ पर क्लासिफाई भी कर सकते हैं दो तरीके से पॉल्यूटेंट्स को। पहला है हमारे पास नेचुरल पॉल्यूटेंट्स और दूसरे हैं हमारे पास मैन मेड पॉल्यूटेंट्स। दो तरीके के पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि नेचुरली भी कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हमारे पास फॉर्म होते हैं नेचर की वजह से, नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, और दूसरा है ह्यूमन काइंड की वजह से, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से, है ना, उनको हमने क्या बोला है? मैन मेड पॉल्यूटेंट्स बोला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि भाई नेचुरल सोर्सेज, है ना, मैन मेड वाले तो हमें फिर भी समझ में आते हैं कि हाँ ये जो है पॉल्यूटेंट्स होते होंगे, है ना, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी की वजह से। पर भाई ये जो नेचुरल, नेचर की वजह से ये जो पॉल्यूटेंट्स की मैम आप बातें कर रहे हो, उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? देखो, देखिए, सबसे पहला सोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा? वॉल्केनिक इरप्शंस जो हमारे पास होते हैं, वॉल्केनोज होते हैं, उसमें से जो गैसेस निकलती है, जो पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, राइट। वॉल्केनोज हमारे पास एक मेजर क्या हो गया? नेचुरल सोर्स हो गया किसका? पॉल्यूशन का, पॉल्यूटेंट्स का, राइट। तो यहाँ पर volcano releases large amount of air pollutants such as कार्बन मोनोऑक्साइड। आप सभी को पता है काफी ज्यादा टॉक्सिक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास वॉल्केनिक इरप्शन से निकलती है। हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन निकलता है, रिलीज होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl गैस यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोराइड अलग अलग नहीं है, ये इकट्ठा है। HCl गैसेस फॉर्म में रिलीज होती है। हाइड्रोकार्बन एंड पार्टिकुलेट मैटर भी रिलीज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि नेचुरल सोर्सेस के अंदर, है ना, मेरे पास पॉल्यूटेंट्स जो बनते हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? वॉल्केनो से। नेक्स्ट है डिकेइंग वेजिटेशन। अब जो प्लांट्स है ना, वो जब डिके करते हैं तो वहां से भी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। तो माइक्रोबियल एक्शन ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल रिलीजेज सम पॉल्यूटेंट सच एज नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज होता है ना, जितने भी हमारे पास प्लांट मटेरियल होता है जब वो डिके करता है। क्लियर है? तो डिकेइंग वेजिटेशन हो गया। नेक्स्ट है फॉरेस्ट के अंदर कई बार जो आग लग जाती है, फायर लग जाती है, उसकी वजह से भी काफी सारी पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब भी कंप्लीटली, है ना, कंप्लीट जब पूरे की पूरा जंगल जल रहा है उस टाइम पर
पर ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो, तो उस टाइम पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है। विंड एंड डस्ट स्टॉर्म कैरी पार्टिकुलेट मैटर लाइक सैंड एंड डस्ट, तो सैंड और डस्ट जो है ना, वो भी जो है क्या क्रिएट करती है, पोल्यूशन को क्रिएट करती है। क्या सभी को क्लियर है? फिर मैनमेड सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला सोर्स मेरे पास आता है ऑटोमोबाइल्स, राइट। जो जितने भी व्हीकल्स हमारे पास है वो क्या रिलीज कर रहे हैं, हमारे पास पॉल्यूटेंट्स रिलीज कर रहे हैं, पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। जो हम डीजल यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं फ्यूल के अंदर, है ना, उनका जब भी क्या होता है बेटा जी, इनकम्प्लीट कंबशन होता है ऑफ दीज फ्यूल्स, दे विल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट तो हमने पहले से पढ़ रखा है। जब भी आपके पास किसी भी चीज का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर रिलीज नहीं हो रही होती। आई होप आपको ये वाला पॉइंटर क्लियर हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, है ना, पार्टिकुलेट मैटर लाइक लेड रिलीज होता है। तो ये सारे सारे पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट है यार फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगाई जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो फैक्ट्रीज रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड अगेन पार्टिकुलेट मैटर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन कॉज होता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड यार इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जितनी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, है ना, फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो वहां पर जो प्रोसेसेस होती हैं अंदर, वहां उन प्रोसेसेस की वजह से भी तो पोल्यूशन कॉज हो रहा है। releases different type of air pollutants depending upon the type of process involved, कि किस तरीके की प्रोसेस हो रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोल पावर प्लांट जो है वो रिलीज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है कि कोल पावर प्लांट जो है कौन सा पॉल्यूटेंट रिलीज करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ऐश एंड स्मोक को रिलीज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अमोनिया को भी रिलीज करती है, जो कि अगेन पॉल्यूटेंट की तरह काम करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए, डिके ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इन द रूरल एरियाज इज अ मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। मीथेन प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है जब आपके पास क्या होता है, डिकेइंग होती है, डिके होता है, क्रॉप का जो बचा हुआ पार्ट है, रेजिड्यू पार्ट है, तो वहां से ये दोनों गैसेस रिलीज होती हैं। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक को अगर हम कभी बर्न करते हैं, अगेन कंप्लीट कंबशन तो यहाँ पर नहीं होती, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस आपके पास रिलीज हो रही होती है। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो हमारे पास है एयर पोल्यूशन। बेसिकली एयर पोल्यूशन के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया गया है इस चैप्टर के अंदर, कि एयर के अंदर अगर कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका इफेक्ट हार्मफुल है हमारी बॉडी के ऊपर, अदर लिविंग बींग्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूशन बोलेंगे। तो एयर पोल्यूशन मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी का डिग्रेडेशन होना, यानी कि उसकी क्वालिटी का कम होना ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल कॉन्टामिनेंट्स। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ हार्मफुल कॉन्टामिनेंट्स, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है ना, जो कि ह्यूमन हेल्थ, प्लांट एंड अदर एनिमल को अफेक्ट कर रही हैं। तो ऐसी डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी को ही हम क्या बोलते हैं कि हाँ जी क्या हो चुका है, एयर पोल्यूशन हो चुका है। तो यहाँ पर परसेंटेज प्रपोर्शंस आपको दे रखी है पीपीएम के अंदर। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो प्योर एयर के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो आपको बता रखे हैं, है ना, एंड यहाँ पर कंसंट्रेशन पीपीएम के अंदर भी आपको दे रखी है। तो ऐसा चाहिए कोई काम की आपकी टेबल नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, है ना, फिर भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एयर पॉल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन हमको यहाँ पर करना है। इफ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इज अल्टर्ड, ये जो कॉम्पोजिशन आपको इसलिए बताई है ना, ताकि आपको प्योर एयर की कॉम्पोजिशन पता हो। अब इस प्योर एयर की कॉम्पोजिशन में कुछ भी अल्टरेशन होगा, कुछ भी चेंजेस अगर होंगे, है ना, अल्टरेशन अगर हो गया, चेंज अगर हो गया है हमारे पास प्योर एयर की कॉम्पोजिशन में, ठीक है, इट अफेक्ट नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट ऑल्सो द एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये ना सिर्फ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स की लाइफ को अफेक्ट करेगा, प्लांट्स और अदर लिविंग बींग्स की लाइफ को भी ये अफेक्ट करता है। क्लियर है? अगर कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर एयर में थोड़ा सा भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज देन सेड टू बी पॉल्यूटेड।
तभी हम उस एटमॉस्फेयर को क्या बोलेंगे कि हाँ जी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो चुका है, पॉल्यूट हो चुका है। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूशन किस किस की वजह से होता है, गैसियस पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रोजन हो गए, कार्बन हो गया, है ना, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, पार्टिकुलेट पॉल्यूशन मतलब पार्टिकल लाइक सब्सटेंसेस जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल डस्ट के, स्मोक के, मिस्ट के, ठीक है, एंड फ्यूम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये क्या कॉज करते हैं, ये एयर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। चलिए we will move to the next slide now। चलिए गैसियस पॉल्यूटेंट्स के थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना, उनके क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या डिसीजेस वो क्रिएट करते हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो हमें जानने हैं। तो गैसियस पॉल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट्स, सल्फर डाइऑक्साइड अफेक्ट द यील्ड ऑफ द क्रॉप। यहाँ से ये पॉइंटर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, और जब मैं आपको, है ना, अलग अलग पॉल्यूटेंट्स के बैड इफेक्ट के बारे में बताऊंगी तो आपको ये लर्न कैसे करना है, कुछ कुछ कॉमन बातें होंगी, वो कॉमन बातें आपको ध्यान रखनी है और वही आप जो है मेंशन कर सकते हो हार्मफुल इफेक्ट्स के अंदर। अभी देखना मैं आपको ऑब्जर्व करवाऊंगी, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर गैसेस पोल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो बेटा जी हमारे पास है वो यील्ड ऑफ द क्रॉप एंड कॉज डैमेज टू द लंग्स, क्रॉप्स के यील्ड के ऊपर फर्क डालती है और ह्यूमन बींग्स के लंग्स को वो खराब कर सकती है, उसको डैमेज कर सकती है। वहीं पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप एंड कॉज इरिटेशन टू द ह्यूमन आईज को इरिटेशन कॉज करती है एंड अगेन क्रॉप की ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट डालती है। तो ये दोनों पॉइंटर आपको ध्यान रखने हैं। फ्लोराइड्स क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव फॉर द वेजिटेशन एंड अफेक्ट टीथ एंड बोन। अब आपको पता है फ्लोराइड्स जो होते हैं टूथपेस्ट के अंदर भी बहुत बार प्रेजेंट होते हैं। ऐसा पानी अगर आपके घर में आ रहा है जिसमें फ्लोराइड्स का अमाउंट ज़्यादा है तो वो भी चेंज करने को, चेक करने को बोलते हैं। तो फ्लोराइड्स की वजह से हमारे टीथ एंड बोन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, क्रॉप्स की अगर बात की जाए, है ना, तो भाई वो डिस्ट्रक्शन करती है वेजिटेशन का, यानी कि अगेन ग्रोथ के ऊपर ही इफेक्ट डालती है। अब आप देखोगे तीनों पॉइंटर के अंदर यील्ड ऑफ क्रॉप यानी कि ग्रोथ ऑफ द क्रॉप के ऊपर अफेक्ट डाला गया है, पर तीनों लाइनों में शब्द अलग अलग यूज कर लिए, मतलब एक ही है कि ग्रोथ के ऊपर फर्क पड़ रहा है प्लांट्स की, है ना। तो आपको इसी तरीके से कुछ थोड़े से शब्द चेंज कर देने हैं जब भी पेपर में कुछ क्वेश्चन आएगा। एग्जैक्टली रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया होना चाहिए बस, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कॉजेज डेथ ऑफ मेनी प्लांट्स, अगेन क्रॉप के ऊपर, क्रॉप के ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट है एंड सस्पेक्टेड टू कॉज कैंसर, और कैंसर भी ये कॉज कर सकता है ऐसा माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें, प्रिवेंट्स हीमोग्लोबिन फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू द अदर बॉडी पार्ट्स। अब आपको पता है हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इज लाइक अ व्हीकल, एक कार की तरह है जो कि क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है टू द अदर पार्ट्स, राइट। पर आपको जब एटमॉस्फेयर में आपके अराउंड कार्बन मोनोऑक्साइड है तो देखिए कुछ अमाउंट वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी होगी। तो आपने ये चीज़ पहले भी बचपन में पढ़ रखी होगी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग होती है विद द हीमोग्लोबिन वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू द योर कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग विद योर हीमोग्लोबिन, राइट। तो क्योंकि उसकी वो जल्दी से चिपक जाती है हीमोग्लोबिन के ऊपर, जल्दी से वो, है ना, हमारे हीमोग्लोबिन के ऊपर अगर बैठ जाएगी तो वो फिर फर्दर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है, क्लियर। एंड इस जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है पूरी बॉडी में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या प्रिवेंट करता है, हीमोग्लोबिन फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट। ये वाला जो लाइन है, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना, हीमोग्लोबिन वाले पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, टोबैको स्मोक कॉजेज लंग कैंसर। ये लंग कैंसर, टोबैको जो है लंग कैंसर कॉज करता है। लेड विच इज रिलीज इन द एयर from motor vehicle using tetraethyl lead impairs body metabolic activity। बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। कॉटन डस्ट, जो कॉटन की जो डस्ट होती है वो जब प्रोड्यूस होती है वो तो हमें डायरेक्टली लंग्स के अंदर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे कि आस्थमा और अदर लंग डिसीजेस कॉज करती है, क्लियर है। ये भी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के अंदर आते हैं एंड ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो पॉइंटर्स मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ यार वो तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस पोल्यूटेंट्स के अंदर ही हम देख रहे हैं अ पोल्यूटेंट विच इज a combination of oxides of nitrogen and sulfur and of the partially oxidized hydrocarbon and their derivative produced by the industries
industries from automobile forms a dark thick dust and soot laden fog which is known as smog. Yes, अब ये जो smog के ऊपर है ना पूरा आपको है ना कहानी बता रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है. स्मॉग कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज स्मॉग, स्मॉग क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है. तो भाई ध्यान रखना है, क्या मेंशन करके आना है आपको अपनी कॉपी में. प्लीज आप इसको अपने अपने नोट्स के अंदर जरूर से जरूर मेंशन करेंगे. अ पॉल्यूटेंट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड सल्फर के भी यहाँ पर जो है ऑक्साइड्स है, पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन भी यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके डेरिवेटिव प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, फॉर्म्स अ डार्क थिक डस्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, शूट लेडन फोग. ठीक है, जिसके अंदर शूट ब्लैक शूट प्रेजेंट है ना, क्लियर है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है उसी को ही हमने क्या बोला है, स्मोक. उस फोग को हमने क्या बोला है, स्मोक बोला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डस्ट के पार्टिकुलेट मैटर भी प्रेजेंट है, तो उसी को ही क्या बोला है हमने, स्मोक बोला है. ध्यान रखना. ठीक है, अब स्मोक जो है काफी नॉक्शियस होता है एंड इरिटेटिंग होता है. इट रिड्यूसेस द विजिबिलिटी, ये विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है. अब आपने देखा होगा दिवाली के अराउंड, है ना, आपने नोट करते हैं काफ़ी बार कि जो वेदर होता है हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो, उसमें विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर है ना जो भी रीज़न है, पराली जलती है या जो भी रीज़न है ना, पटाखे वगैरह तो अब काफ़ी कम हो गए हैं जलाने. बट उसी दौरान हमेशा हम देखते हैं कि यार हमें हमारी जो विजिबिलिटी है ना वो नॉर्मली से क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है ना. इंड्यूस, और क्या क्या इंड्यूस करता है ये, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इंड्यूस करता है एंड कैन कॉज डेथ बाय द सफोकेशन, और सफोकेशन की वजह से ये डेथ भी कॉज कर सकता है. क्लियर, आगे चलेंगे. अब हमारे पास क्या क्या अदर पोल्यूटेंट है. द अदर मेन पोल्यूटेंट्स दैट टुगेदर कंट्रीब्यूट टू मोर देन 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पोल्यूशन. कौन कौन से ऐसे हमारे पास पोल्यूटेंट्स हैं जो कि ओवरऑल क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, पोल्यूशन कॉज करते हैं, 90% ऑफ द पोल्यूशन कॉज करते हैं. तो पहला है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O, NO मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. देन हाइड्रोकार्बन है, मेनली मीथेन जहाँ पर हमारे पास आती है पोल्यूटेंट्स के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एंड कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं एंड कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो कि पोल्यूशन कॉज करती हैं. अब यहाँ पे यार हमने अलग अलग है ना पोल्यूटेंट्स उठाने हैं जिनकी मैंने आपको लिस्ट दी है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं. तो सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, NO क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंटर द एटमॉस्फेयर इन द फॉलोइंग वे. किस तरीके से एटमॉस्फेयर में आता है, किस तरीके से इनका प्रोडक्शन होता है, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है. तो पॉइंट नंबर 1, ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द फर्नेस. फर्नेस के अंदर अगर हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है. एट अ हायर टेम्परेचर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. एयर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. देख रहे हो, दिस इज द नेचुरल फिनोमिना. यहाँ पर इंसानी है ना, इंसान का कोई रोल नहीं है, ये तो अपने आप ही होगा. हाँ, बस वो अलग बात है कि आप फ्यूल को बर्न कर रहे हो तो ये काम तो इंसान ही करेगा, है ना. पर समझ रहे हो ना कि इसमें भी अगर हम किसी फ्यूल को भी बर्न कर रहे हैं हमारी किसी फर्नेस के अंदर, ठीक है, तो वहां पर टेम्परेचर राइज होने की वजह से नेचर में एयर के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपके पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है वो कंबाइन होकर के यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती है, जो इन टर्न एक बहुत ही खराब पॉल्यूटेंट्स है. नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन फ्यूल बर्न इन एन इंटरनल कंबशन इंजन. ठीक है, जब फ्यूल बर्न होता है कंबशन इंजन के अंदर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं एंड दे एंटर द एटमॉस्फेयर एज एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द ऑटोमोबाइल इंजन. ऑटोमोबाइल इंजन भी प्रोड्यूस करते हैं एंड उनकी वजह से हमारे ये एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं. अब यार यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन दैट इज NO का फॉर्मेशन के बारे में हमें डिस्कशन करना है. ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको सभी बच्चे अपने नोट्स के अंदर जरूर मेंशन करेंगे. नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग. ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में यहाँ पर NO का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना. कोई थंडर स्टॉर्म हुआ या कुछ हुआ, लाइटनिंग हो गई, तो उसकी प्रेजेंस में भी है ना नेचर में प्रेजेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. अब जब नाइट्रिक ऑक्साइड बन चुका है तो यहाँ पर इसका ये फर्दर रिएक्ट करेगा हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस के साथ, है ना, एंड ओजोन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ये जो है दोनों तरीके से रिएक्शन कर सकता है. NO का फॉर्मेशन तो लाइटनिंग की वजह से हो गया, है ना. फिर ये जो NO एटमॉस्फेयर में बन चुका है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 का फॉर्मेशन कर सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का. या फिर इस तरीके की रिएक्शन भी हो सकती है कि फर्दर
ओजोन जो नेचर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके NO2 और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करे। तो ये भी पूरा नेचर के अंदर ही हो रहा है यार, इसमें इंसान तो क्या कर सकता है ना, नेचर में ही लाइटनिंग हो रही है तो क्या करे। ठीक है, चलिए अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को हमें जानना है। अब सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स के बारे में हमें इसी तरीके से डिटेल में डिस्कशन करना है। पहले किस तरीके से वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर रहे हैं, अब एंटर कर लिया है, ठीक है। तो दूसरा हम यहाँ पर उनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स उनके हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, इट कॉजेज इरिटेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन ये कॉज करते हैं। ठीक है, दूसरा है लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ NO2 में कॉज सीरियस लंग डिसीजेस, क्या कॉज करता है, सीरियस लंग डिसीज भी ये कॉज कर सकता है, लंग्स को तो बेसिकली ये अफेक्ट करता ही है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉजेज सीरियस इंजरी टू द वेजिटेशन, वेजिटेशन को इंजरी कॉज करेगा, डैमेज करता है प्लांट की लीफ को, यानी कि ओवरऑल यील्ड एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट के ऊपर इफेक्ट करेगा। इन सनलाइट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करेगा, डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म द फोटोकेमिकल स्मोक। ये वाला पॉइंटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना, आप इसको मार्क करके रखेंगे। सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ये हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करके किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फोटोकेमिकल क्यों बोला मैंने इसको, फोटोकेमिकल, फोटोन वर्ड इज रिलेटेड टू द सनलाइट। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रोसेस हो ही रही थी सनलाइट की वजह से, इसी वजह से हमने इसको फोटोकेमिकल स्मोक बोला। तो फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉजेज आई इरिटेशन, आई के अंदर इरिटेशन, एस्थमा अटैक्स एंड नेजल एंड थ्रोट इन्फेक्शंस को ये कॉज करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया है ये वाला पॉइंटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम डिस्कशन करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर के डिकेइंग से, है ना, जब ऑर्गेनिक मैटर डिके करता है तो H2S का फॉर्मेशन होता है। सच एज रोटन वेजिटेबल्स, जब खराब हो जाती हैं, सड़ गल जाती हैं, बाय द सीवेज एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन प्रोसेसेस, ऑपरेशनल प्रोसेसेस जो होती है ना, सीवेज का के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है ना, उसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो वहां से इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे कि मैंने आपको बताया आईज को इरिटेट करता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड थ्रॉट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट एसिड रेन के अंदर इसका जो है काफी बड़ा हाथ होता है। बीइंग एसिडिक इन द नेचर, H2S डिस्ट्रॉय वेजिटेबल मैटर, वेजिटेबल मैटर को ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। एसिडिक होता है, H2S इज एसिडिक इन नेचर, राइट। तो यहाँ पर भी एंड कॉज नोजिया ऑल्सो, ठीक है, नोजिया मतलब है ना जी सा खराब हो जाना, नहीं बोलते उसको, तो नोजिया एंड आई इरिटेशन को कॉज करता है। सेकेंड हमने यहाँ पे डिस्कस करना है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि बेसिकली अब हमें सल्फर के ऑक्साइड्स के ऊपर डिस्कशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस होती हैं बाय कंबशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स। जो सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स होते हैं लाइक कोल एंड ऑयल, कोल और ऑयल का जब कंबशन होता है, सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स है क्योंकि ये, तब क्या प्रोड्यूस होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय मेटलर्जिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा होता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करेंगे तो इट कॉजेज हेडेक, वॉमिटिंग एंड इवन डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर। अगेन जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं या तो आपके सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर तो कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल ही रहे हैं। क्लियर है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है इट डिस्ट्रॉयज वेजिटेशन एंड वीकेंस बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल को वीकन ये करते हैं, वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। सिमिलर से इफेक्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हो, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है ताकि कुछ नया लगे, आप सब लोगों को बातें सारी सेम है। इट मिक्सेस विद स्मोक एंड फॉग टू फॉर्म द स्मोक, यहाँ पर भी स्मोक फॉर्मेशन होती है विच इज वेरी हार्मफुल, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल है। SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो हमारे पास SO2 है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 दैट इज एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, विच फॉर्म्स क्या बनाता है, एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से एसिड रेन बनती है। तो ये दोनों रिएक्शन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी रिएक्शन आएंगी आपको अपने आप समझ जाना है कि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना।
आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन। जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है फ्यूल्स की घरों में या फैक्ट्रीज के अंदर या ऑटोमोबाइल के अंदर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस गैस, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो काफी ज्यादा पॉइजनस गैस होती है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ज़्यादा ही इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर पूछा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए डिस्कस करते हैं। इफ इनहेल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पासेस थ्रू द लंग्स एंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ ये कंबाइन करेगा, क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी CO2 से ज़्यादा होती है। ठीक है, देयर इट कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ये कंबाइन कर लेगा। द सब्सटेंस दैट कैरीज ऑक्सीजन टू द बॉडी, हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसका काम है ना ऑक्सीजन को कैरी करना। ऑक्सीजन के लिए वो कार की तरह काम करता है, उसको हर एक है ना बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। बिकॉज हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द कार्बन मोनोऑक्साइड अबाउट 200 टाइम्स मोर स्ट्रांगली देन द ऑक्सीजन, और इवन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा स्ट्रांगली कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है। ठीक है, इवन लो कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर हैव मैग्नीफाइड इफेक्ट ऑन, ठीक है, मैग्नीफाइड इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, ऑन द बॉडी, एंड इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब भाई अगर हीमोग्लोबिन के ऊपर कौन आकर के जुड़ गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मुझे एक बात बताइए, अब वो ऑक्सीजन को कैसे कैरी करे, क्योंकि ऑलरेडी सीट के ऊपर कोई और बैठा है ना। वो जो गाड़ी थी हीमोग्लोबिन नाम की, है ना, उसमें जो एक ही सीट थी, उसमें अब कौन बैठा है, O2 की जगह पे CO आकर के बैठ गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ गई है, सीट ही नहीं है, तो वो इंटरप्ट करेगी ना, है ना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड बाय एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो चलो अलग हो गया, है ना, तो ये क्या बन गया हमारे पास, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड इसकी वजह से कई बार डेथ तक हो सकती है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। सिंस हार्ट एंड ब्रेन आर द टू टिश्यूज मोस्ट सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन डिप्लीशन, दे show the most serious effect of the carbon monoxide exposure. In high concentration, carbon monoxide may kill. ठीक है, क्या कॉज कर सकती है, इंसान को मार भी सकती है, इतनी खतरनाक ये होती है। अब ऑक्सीजन सप्लाई की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट या तो हार्ट या तो ब्रेन में होती है। अब ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम हो गई तो सबसे पहले जहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है या तो वो हार्ट है या तो हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग वेज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम कार्बन मोनोऑक्साइड के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ तरीके हमारे पास हैं, है ना। तो पहला तरीका क्या है, आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था क्योंकि आपके पास इनकम्प्लीट कंबशन होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो हमारे पास अगर कोई ऐसा तरीका हो कि हम उसको कंप्लीट कंबशन के अंदर कन्वर्ट कर दें तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी। देखिए क्या क्या तरीके हैं, बाय स्विचिंग ओवर फ्रॉम द इंटरनल कंबशन इंजन टू द इलेक्ट्रिकली पावर्ड कार्स। ठीक है, तो यानी कि कार्स या व्हीकल्स के अंदर कुछ ऐसा हम कुछ चेंजेस करें। ठीक है, ऑल्दो the latter would transfer source of pollution to the power companies, it is easy to control the pollution created by the power companies। ठीक है जी, तो many pollution control devices are now installed in the कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम pollution controlling devices को यूज़ कर रहे हैं। most of these devices help reducing pollution by burning, ध्यान से सुनना, बर्निंग गैसोलीन कंप्लीट कंबशन हम करवा रहे हैं, है ना। पहले इनकम्प्लीट कंबशन जो हो रहा था उसी में ही हम कुछ ऐसे डिवाइसेस इंस्टॉल कर रहे हैं गाड़ी में, व्हीकल में, कार्स में, जिससे क्या हो जाए, कंप्लीट कंबशन हो जाए और जो हमें प्रोडक्ट में मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिले और वाटर वेपर मिले, यानी कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पर नहीं मिलती है, क्योंकि हम वहां पे क्या करवा रहे हैं, हम कंप्लीट कंबशन वहां पर करवा दे रहे हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स फॉर द गैसोलीन, नेचुरल गैस इन बोथ कंप्रेस्ड एंड फॉर द लिक्विड फॉर्म, यानी कि CNG को आप यूज कर सकते हो एंड आप जो है लिक्विफाइड फॉर्म भी यूज कर सकते हो, इज नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड। ठीक है, लिक्विफाइड फॉर्म्स को भी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी आप ले सकते हो। ठीक है, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हमारे पास है नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड एज द फ्यूल, एल्कोहल्स आर द अदर फिजिबल सब्स्टिट्यूट। एल्कोहल को भी एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है, इसके ऊपर काफी सारी रिसर्च अभी चल रही है। तो ये एक क्लीनर फ्यूल के ऑप्शंस हमारे पास है, जिसकी वजह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड या अदर पोल्यूटेंट्स को क्या कर सकते हैं, अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, किस तरीके से और क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कशन करा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को किस तरीके से बचा सकते हैं, मतलब हम क्या करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड ना बने, सीधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाए। तो हमने कहा कि वी हैव सम ऐसे डिवाइसेस जिसको अगर हम इंस्टॉल करें हमारी गाड़ी में या व्हीकल में, तो वो कंप्लीट कंबशन करा देते हैं उस फ्यूल का, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज ना होकर के डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, ये जो हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे थे ना, उनको उनके अंदर कुछ चेंजेस लेकर के आती है। किस तरीके से देखते हैं, देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू, इनका रिडक्शन हम करा देते हैं, ठीक है, टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम एट कैटलिस्ट एज कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हम नाइट्रिक ऑक्साइड NO हमने ले लिया है, पैलेडियम की प्रेजेंस में हमने वापस से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर इसको कन्वर्ट करवा दिया है। ठीक है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर इसको क्यों बोला, पहली चीज तो ये जो कन्वर्जन करवा रहे हैं है ना, ये किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो इसी वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर कहा। तो NO2 प्लेटिनम के प्रेजेंस में N2 एंड O2 के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात भी है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम एज कैटालिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी, उसको भी हम वापस से रिड्यूस क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर उसको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड थी, इसको कंप्लीटली हमने CO2 एंड वाटर के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। तो ये काम कैटालिटिक कन्वर्टर का होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी रिएक्शंस भी आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटालिटिक कन्वर्टर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यार, जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस हैं जो कि काफी बार पेपर में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, पोल्यूशन, पोल्यूटेंट एंड एयर पोल्यूशन। मैं सारी की सारी चीजें आपको करवा चुकी हूँ, ये आपको खुद से इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लेना है। क्वेश्चन को डिटेल में आंसर किस तरीके से करेंगे आप, है ना, और प्रॉपर्ली इसको नोट्स के अंदर मेंशन करेंगे। स्टेट द मेन सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या क्या सोर्सेज है और क्या क्या इसके इफेक्ट्स है, वो सब आपको यहाँ पर बताने हैं। अगेन ये क्वेश्चन को भी मैं होमवर्क के अंदर ही आपको दूंगी, तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। थ्योरी वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं। गिव द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन भी करा है। ये क्वेश्चन को भी मैं होमवर्क के अंदर आपको दे रही हूँ, आपको प्रॉपर्ली अपने नोट्स में थियोरेटिकली इसको लिखना है। ठीक है, हाउ कैन वी कंट्रोल कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये भी आप करेंगे क्वेश्चन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है एसिड रेन। एसिड रेन अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। द टर्म एसिड रेन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल द प्रेसिपिटेशन। अब वो चाहे एसिड रेन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रेन के लिए नहीं है, स्नो के लिए भी है, कोई भी टाइप की प्रेसिपिटेशन हो, चाहे वो रेन हो, फोग हो, एटसेट्रा, उन सभी के लिए है, जिसका जो pH है वो एसिडिक होगा, जो कि क्या होगा, नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में एसिडिक होगा। ठीक है, नॉर्मल रेन इज ओनली स्लाइटली एसिडिक, जो नॉर्मल रेन है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, हैविंग द pH ऑफ 5 to 6। दिस इज बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म द वीक कार्बोनिक एसिड, क्योंकि नेचुरल, अब तुमसे पूछे कि जो नेचुरल हमारे पास रेन है ना, वो क्यों एसिडिक है, क्योंकि CO2 प्रेजेंट है, और जो CO2 है वो कुछ अमाउंट में रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड H2CO3 का फॉर्मेशन कर लेती है, एंड इसी वजह से हल्का सा स्लाइडली तो नेचुरल रेन भी हमारे पास होती है। pH ऑफ द रेन यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 5.6 to 3.5। अब जब इससे भी ज्यादा, 5 से भी ज्यादा कम अगर आपके पास एसिडिटी हो जाती है ना, और इवन किसी किसी केस में तो pH
2 से भी ज्यादा कम देखा गया है तो खतरनाक एसिडिक रेन वहां पर आ रही है। तो जब पीएच की वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज हो जाती है तो वो उसको क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन रिजल्ट्स फ्रॉम एसिड्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड जो कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से ही बनेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फर के ऑक्साइड से बनेंगे, प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। दीज एसिड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कम इन द कॉन्टेक्ट विद द रेन वाटर। जब ये रेन वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड्स, तब यहाँ पर जो है इन एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? चलिए कॉज ऑफ एसिड रेन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ध्यान देंगे। देखिए, फॉसिल फ्यूल कंटेन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रोजन एंड सल्फर इन एडिशन टू दी कार्बन। कार्बन के अलावा सल्फर एंड नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी यहाँ पर, ऑक्साइड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होंगे इन एडिशन टू द कार्बन। ड्यू टू द कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स, जब ये फ्यूल बर्न करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं, डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं। दीज ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन द रेन वाटर, जब ये रेन वाटर में डिसॉल्व होते हैं, है ना, और ये क्या बनाएंगे, CO2 क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड योर सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन इज द फॉर्मेशन ऑफ दीज मिनरल एसिड्स लाइक कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग द रेन के अंदर इन एसिड्स के फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि रेन वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ये सारे ऑक्साइड्स मिनरल एसिड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा, जिनका pH लो होता है, जो कि क्या कॉज करते हैं, एसिड रेन कॉज करते हैं। नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर N2 एंड ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर के ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा और NO2 बना लेगा। ठीक है, एंड ये NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद HNO3 का फॉर्मेशन करता है, दैट इज जो नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसी की वजह से क्या होता है बेटा जी, हमारे पास दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इसके ऊपर जो रिएक्शन दे रखी हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, यस आ सकते हैं। ठीक है जी, तो जहां पर भी रिएक्शन, यार केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो, जहां पर रिएक्शन आ जाएगी तो वो वाला पार्ट तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोल यूज इन द पावर प्लांट कंटेन ओनली अप टू 4% ऑफ द सल्फर। जो कोल प्रेजेंट होती है पावर प्लांट में, ठीक है, उसमें 4% ऑफ सल्फर प्रेजेंट है। कंबशन ऑफ कोल फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। कंबशन ऑफ कोल से सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। पेट्रोलियम प्रोड्यूस्ड आल्सो रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑन कंबशन, अब पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो वहां पे भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। सम सोर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर केमिकल, ठीक है, आर केमिकल प्लांट्स, मेटल प्रोसेसिंग प्लांट्स, ठीक है, लेड एंड जिंक स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वहां से भी हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिलीज होते हैं। अब सल्फर इज अ नॉन मेटालिक एलिमेंट, जो सल्फर एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, फाउंड इन द कोल, फॉसिल फ्यूल एंड फ्यूल ऑयल्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है। व्हेन दिस फ्यूल्स आर बर्न, जब इन फ्यूल को हम बर्न करते हैं, sulfur combine with the oxygen to form SO2 and SO2 further combine with the oxygen to form SO3 and SO3 further when combined with the water, पानी के साथ जब ये combine करता है ना, तो किसका फॉर्मेशन करता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो कि कंपोनेंट बनता है हमारी एसिड रेन का। अगेन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन के ऊपर अगेन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जा सकता है, आपको इंपॉर्टेंट लाइनों को मार्क करेंगे। एसिड रेन अफेक्ट्स सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल के pH को ये चेंज कर देता है। इट रिमूव्स कैल्शियम एंड योर पोटेशियम, पोटेशियम को रिमूव करके बोथ द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ द सॉइल, सॉइल के ये बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, दस मेकिंग इट लूज इट्स फर्टिलिटी। और क्या कॉज करते हैं भाई, सॉइल को इनफर्टाइल बना देते हैं। ठीक है जी, उसकी फर्टिलिटी का क्या हो जाता है ना, लॉस हो जाता है, विच अल्टीमेटली डैमेजेस फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट को डैमेज कर देता है। एसिड रेन कॉजेज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट दस डैमेजिंग देयर लीव्स, और लीव्स को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देती हैं। क्लियर? एसिड रेन हैज सीरियस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ठीक है, वाटर बॉडीज जितने भी पोन्ड्स हैं, रिवर्स हैं,
है ना, उनको उसके अंदर एसिड रेन अगर गिरती है तो उसके अंदर जो लिविंग बींग्स प्रेजेंट हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा, एक्वेटिक लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड रेन कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू द बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स। आपने ताजमहल के ऊपर एसिड रेन के इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो मार्बल के ऊपर उसका अच्छा खासा इफेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन करता है, और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम नाइट्रेट CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है स्कल्पचर मटेरियल्स जो हैं, जो कि मार्बल जैसे हो गए हमारे पास, या लाइमस्टोन के बने हुए, है ना, etc. These material become pitted and thus weaken mechanically. इनको ये mechanically weaken कर देता है क्योंकि इसके साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर फॉर्म होगा, साथ में CO2 एंड वाटर भी रिलीज होगा। तो एसिड रेन इंक्रीजेस कोरोजन ऑफ द मेटल, मेटल के कोरोजन को बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द स्ट्रक्चर्स, लाइक आयरन के गेट अगर हैं, है ना, वो तो मेटल के साथ, जो आयरन के साथ है, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, रस्टिंग कोरोजन कॉज करता है। तो ये भी एक तरीके से हार्मफुल इफेक्ट ही हो गया, क्योंकि फिर हमें बार बार उस मेटल को चेंज करना पड़ेगा, जो कि कॉस्टली भी पड़ेगा। एसिड रेन इम्पैक्ट्स ह्यूमन्स टू, ह्यूमन को भी इफेक्ट करता है। किस तरीके से, इन सफिशिएंटली हाई कंसंट्रेशन इट कैन अफेक्ट अ पर्सन्स ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को अफेक्ट कर सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड इरिटेट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द पार्ट ऑफ अवर बॉडी दैट सर्व्स टू एक्सपेल द शूट पार्टिकल्स एंड डस्ट फ्रॉम इनहेल्ड एयर इन द लोअर कंसंट्रेशन इट इंजर्स लंग टिश्यू। मतलब बेसिकली हमारी भी हेल्थ को, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को भी ये अफेक्ट करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करता है। चलिए आगे देखते हैं, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन के इम्पैक्ट को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। अगेन ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से हम इसके बैड इफेक्ट्स को कम करें, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेकिंग द रूट कॉज ऑफ द एसिड रेन, का आखिर रूट कॉज क्या है ना, और उसके उन पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर को ही हम डिक्रीज कर दे, उनके एमिशन को कम कर देंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास एसिड रेन का फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग कोल और ऑयल विद द लो सल्फर कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट वाला सब्सटेंसेस हम यूज करें, ठीक है, और या फिर हम कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह वगैरह यूज करें, ठीक है। वी कैन ऑल्सो रिड्यूस सच एमिशन बाय यूजिंग स्क्रबर, एक और डिवाइस है, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर था वैसे स्क्रबर है, ठीक है। स्क्रबर अ डिवाइस दैट एब्जॉर्ब गैसेस पोल्यूटेंट, जो कि गैसेस पोल्यूटेंट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ स्क्रबर यूज्ड फॉर रिमूविंग द सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द स्मोक स्टैक यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ फाइन स्प्रे ऑफ द वाटर, वाटर की फाइन स्प्रे को हम उसके ऊपर डालते हैं, एंड गैस राइजिंग फ्रॉम द स्टैक विच इज पास्ड थ्रू द स्क्रबर वेयर वाटर एब्जॉर्ब्स सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दस द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट द एसिड रेन इज रिड्यूस, जिसकी वजह से अब हमने, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को, क्योंकि हमने स्प्रे वगैरह करा। ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये हमारे स्क्रबर का, जो कि एमिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को कहीं ना कहीं क्या कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हम मार्क करते हुए चलेंगे। अबाउट 3/4 ऑफ द सन एनर्जी रीचिंग द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ्स सरफेस, अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, विच कॉजेज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, राइज करता है अर्थ सरफेस। सम हीट इज ऑल्सो ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में आपने पढ़ रखा है ना, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ऐसी गैसेज प्रेजेंट है जो कि इस हीट को एब्जॉर्ब ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वगैरह, ओजोन हो गया, ये सब क्या कर लेते हैं, हीट को ट्रैप कर लेते हैं। क्लोरोफ्लोरो CFCs, कार्बन हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज CFCs हो गए, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दिस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। और जब ये हीट को अपने पास ही ट्रैप करके रख ले रहे हैं और वापस से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है हीट, तब उस केस में ओवरऑल टेम्परेचर आपका साल दर साल अर्थ का बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है, आगे चलेंगे। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मार्क करेंगे इसको। हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स एनवायरमेंट ड्यू टू द सोलर रेडिएशन
ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, जो हीटिंग, जो हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं उनको ट्रैप करके टेम्परेचर का राइज होना, है ना, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है द नेम ग्रीन हाउस कम फ्रॉम द ग्लास स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रीन हाउस दैट आर यूज्ड टू ग्रो द ग्रीन प्लांट्स इन द कोल्डर रीजन। आपको पता होगा, आपने देखे भी होंगे बहुत सारी जगह पर जो कोल्डर रीजन होते हैं, जहाँ पर प्रॉपर देखो हीट और सनलाइट तो हमें प्लांट्स को देनी ही पड़ेगी ना ग्रो कराने के लिए। तो जो कोल्डर रीजन होते हैं जहाँ पर उतनी प्रॉपर हीटिंग या सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर ग्लास के क्या बनाए जाते हैं, है ना, ग्लास हाउस बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे अगर एक बार हीट आ जाती है तो वो ट्रैप्ड रहती है, अंदर जो है ट्रैप होकर के रहेगी, हीट बाहर नहीं निकलती है। तो वहां से ये इफेक्ट आया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। द ग्लास स्ट्रक्चर्स अलाउ सनलाइट टू एंटर इट बट डज नॉट अलाउ द रेडिएशन हीट टू एस्केप, उसको बाहर नहीं निकलने देती, हीटेड रेडिएशंस को बाहर वापस से नहीं जाने देगी, ट्रैप कर लेती है, वहीं से ही ये नाम आया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है जी। द गैसेस दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन, ठीक है, एंड योर ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटसेट्रा आर दस कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, और इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। अब इनका जो परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन है थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कहाँ कहाँ कितना कितना इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड का 50% होता है, मीथेन का 19, CFC का 17, O3 का 8, N2O का योर 4%, वाटर का 2%। सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, द मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अभी हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो मेजर सोर्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 50% कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये कहाँ कहाँ से निकल रही है आपको पता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, नेचुरल एंड पेट्रोलियम को बर्निंग से रिलीज होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम एंड दोज सीन इन द फर्मेंटेशन यूनिट्स, वहाँ से प्रोड्यूस होगा। बायोलॉजिकल डिके ऑफ द प्लांट, रेस्पिरेशन बाय द प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, वहाँ से भी CO2 रिलीज होती है। नेक्स्ट है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर आप सभी को पता है, मेन सोर्स ऑफ वाटर वेपर इज बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर ही यहाँ पर कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलीन एटसेट्रा इन द ऑटोमोबाइल्स एंड पावर प्लांट प्रोड्यूसेस हाई टेम्परेचर, ठीक है, वेयर अपॉन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन। बार बार वही बातें आ रही हैं, आपके पास NO एंड NO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो भाई हमने जो पोल्यूटेंट्स देखे उनका कंट्रीब्यूशन देखा, अब वो कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमें देखना है। मीथेन को हम अगला ग्रीन हाउस गैस देखेंगे, एमिटेड इन लार्ज क्वांटिटीज ड्यूरिंग द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, का जब भी क्या होता है आपका एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, तब आपके पास मीथेन जो है रिलीज होती है। तो ये भी आपके पास मीथेन का सोर्स हो गया कि मीथेन कैसे एंटर कर रही है। देन नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या क्या मैकेनिज्म है, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे इसको। देखिए आइए, सनलाइट रीचिंग द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ रेडिएशन। कौन कौन सी रेडिएशन होती है, नेमली अल्ट्रावायलेट, UV रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन एंड IR इंफ्रारेड रेडिएशन। एज सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जैसे ही सनलाइट आ रही है, आपको पता है मेनली 3 टाइप के वहाँ पे रेडिएशन प्रेजेंट है, आपको बताया UV विजिबल वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट है, ठीक है, इंफ्रारेड प्रेजेंट है। अब जैसे ही सनलाइट ने एंटर करा, एज द सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, most of the ultraviolet radiation is absorbed by the ozone absorb कर लेता है। 30% of the infrared radiation reaches the earth surface तक पहुंचती है, सिर्फ और सिर्फ 30% IR, ठीक है, यानी कि इंफ्रारेड हीटिंग अप द सरफेस। जो IR है वो हीटिंग कॉज करती है। एज द अर्थ बिकम हॉट, जैसे ही अर्थ हॉट हो जाती है, टेम्परेचर राइज करता है, इट स्टार्ट एमिटिंग रेडिएशन विद द लेस एनर्जी देन द इनकमिंग रेडिएशन। जितनी इनकमिंग रेडिएशन थी उससे लेस एनर्जी की रेडिएशन अर्थ रेडिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड दस विद द लॉन्गर वेवलेंथ सम एमिटेड इंफ्रारेड रेडिएशन एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कुछ तो अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाएंगी, एंड सम आर एब्जॉर्ब्ड बाय द CO2, और कुछ जो है CO2 एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है, दस रिमेनिंग ऑन द सन। अब क्योंकि वहां पर एंट्रैप हो गई है, वो जो
रेडिएशन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस थी उन्होंने ट्रैप कर ली है, जिसकी वजह से अब वो बाहर तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से नहीं जाएंगी, जिसकी वजह से ओवरऑल अर्थ जो है हमारे पास हीट अप हो जाती है। ट्रैप्ड रेडिएशन वार्म्स बोथ द अर्थ सरफेस एंड डाई लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो ये क्या करता है भाई, है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल हर साल टेम्परेचर जो है वो राइज अप होता जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट एडवांटेजेस। यस, अब तुम सोच करके हैरान होगे कि इसके कुछ एडवांटेज भी हैं क्या। ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अरे भाई, अगर ये हल्का हल्का हीट को एब्जॉर्ब करके अपने पास ना रखता होता, है ना, अर्थ का हमारा एटमॉस्फेयर, तो क्या हमारे जीने के लिए, ह्यूमन बींग के सर्वाइवल के लिए, है ना, पॉसिबल होता क्या अर्थ का सरफेस। तो भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इवोल्यूशन हो रहा है अर्थ के ऊपर, जो ह्यूमन लाइफ आई, जो प्लांट्स आए, जो एनिमल्स आए, ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट द ग्रीन हाउस गैसेज, all the heat coming from the sun would have escaped। सारी हीट अगर बाहर निकल जाती, which would then become the cold or barren like a moon की तरह बिल्कुल कोल्ड और इस तरीके का हो जाता कि जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी। इट इज नेसेसरी फॉर द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड लीडिंग टू द रेन फॉर्मेशन के लिए भाई हीट को ट्रैप करके रखना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं। अगर मैं कहूंगी ये एडवांटेज वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए, although greenhouse gases are important for the survival of the life on the earth, there is an optimal level of them। उनका एक ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए। जो इंसान है वो काफी ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और जिसकी मिसयूज की वजह से ये जो ऑप्टिमल लेवल है ये काफी क्रॉस हो चुका है। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीजेज, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है विल गो राइज, जो कि बढ़ ही रहा है हर साल। तो राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। और इसी इंक्रीजिंग टेम्परेचर को ऑफ अर्थ सरफेस को ही हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अ स्लाइट इंक्रीज इन द वर्ल्ड्स टेम्परेचर सी ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस कैन हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, और वी कैन से अर्थ के एनवायरनमेंट के ऊपर काफी ज्यादा बैड इफेक्ट इसका हो सकता है अगर हर साल यहाँ पर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं। क्या क्या इफेक्ट इसके हो सकते हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के। अगेन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, राइज इन द सी लेवल के अंदर राइज होना ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। योर ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स हैव स्टार्टेड टू मेल्ट। अब हीटिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं एंड ग्रेजुअली दिस में लीड टू एन इंक्रीज इन द सी लेवल के अंदर इंक्रीमेंट हो सकता है। दिस विल इन टर्न कॉज फ्लड्स आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज मोर वाटर टू एवपोरेट टू फॉर्म फ्रॉम द वाटर बॉडीज, दस फॉर्मिंग मोर वाटर वेपर। ज्यादा वाटर वेपर का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा क्योंकि उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन वहां पर होगा, सिंस वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और वाटर वेपर की वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, आपको पता है ना, और वो भी पोल्यूशन का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू चेंज इन द रेन पैटर्न के अंदर चेंज आएगा तो क्रॉप प्रोडक्शन के पैटर्न के अंदर चेंज आएगा, और क्रॉप प्रोडक्शन के पैटर्न के अंदर चेंज आएगा तो हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, चेंज इन द रेन पैटर्न ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग विल ऑल्सो अफेक्ट द ट्रीज एंड प्लांट्स इन द फॉरेस्ट के अंदर ट्री और प्लांट अगर अफेक्ट होंगे तो उसके आसपास रहने वाले जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स है, उनके ऊपर भी अफेक्ट आएगा, यानी कि ओवरऑल हर चीज के ऊपर फिर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इफ देयर इज अ लेवल ऑफ CO2 continues to rise up and at the present rate, Earth will become warmer by 1 to 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, by 2050। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा टेम्परेचर का। नेक्स्ट हमारे पास है वेज ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के। तो पहला हमारे पास है मिनिमाइज यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स के यूज को हम जितना हो सके थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करें, और हम जो है खुद के व्हीकल की जगह पे एक कॉमन व्हीकल का यूज कर सकते हैं, पब्लिक व्हीकल का हम यूज कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा हमें प्लांट उगाने चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो हम बचपन से पढ़ते आ ही रहे हैं। अवॉइड बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स एंड वुड्स, ठीक है, तो उसकी बर्निंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है, एंड
नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प द पीपल टू अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग। भाई अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि ग्लोबल वार्मिंग को क्या होती है ना, अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर जैसे भी कोई चीज़ होती है, तो आप किस तरीके से है ना उस चीज़ को अपने अपने डे टू डे लाइफ में लेकर के आएंगे। तो नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नॉलेज दी जा रही है, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको नॉलेज हो, देन आप अपने आसपास वालों को भी नॉलेज दे पाए। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है खत्म। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो भी आपको मैंने पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करा दिए हैं, अंडरलाइन करा दिए हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ से शॉर्ट नोट्स प्लीज सभी बच्चे बनाएंगे। इन शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे कि यस मैम हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। जब भी रिवाइज करना है इस पर्टिकुलर प्यारे से छोटे से चैप्टर को, आप यहाँ पर आकर के रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय एवरीवन।